चलिए, जुलाई 2024, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है बोर्नियो हाथी। पहला टॉपिक है बोर्नियो हाथी, इसका पहला टॉपिक आज का। लिखिएगा, बोर्नियो द्वीप के मलेशियाई हिस्से सबा और इंडोनेशियाई हिस्से कालीमंतन कालीमंतान कालीमंतान के जंगलों में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बोर्नियो हाथी को बोर्नियो हाथी को आईयूसीएन आईयू आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओके, हो गया। ये बोर्नियो हाथी क्या है फिर? बोर्नियो हाथी के बारे में लिखिएगा, हाथियों की सबसे छोटी उप प्रजाति हाथियों की सबसे छोटी उप प्रजाति उप प्रजाति वैज्ञानिक नाम लिखिएगा, एलिफस एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस बोर्नेंसिस बोर्नेंसिस इन्हें बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है। बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है, ठीक है। हो गया। इनके प्रमुख आहार इनके प्रमुख आहार इनके प्रमुख आहार घास घास पत्ते घास पत्ते छाल और फलों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां शामिल होती हैं, ठीक है। इनके संकट का कारण क्या है? संकट का कारण क्या है? संरक्षण की संकट का संकट का हाँ, संकट का कारण क्या है? लिखिएगा, वन आवास या सॉरी वनों का आधे से अधिक वन आवास का आधे से अधिक कटाई वन आवास का आधे से अधिक कटाई, तो ये हो गया। दूसरा, वाणिज्यिक तेल पाम
अच्छा, जो वन आवास का आधे से अधिक कटाई हुआ है ना, वो क्यों हुआ है? वाणिज्यिक तेल पाम, वाणिज्यिक तेल पाम, वृक्षारोपण का विस्तार। ठीक है, हो गया। सर वृक्षारोपण के बाद क्या था? वृक्षारोपण सर का विस्तार। वृक्षारोपण का विस्तार। हाँ, वृक्षारोपण का विस्तार। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, सड़क और मानव बस्तियों का बसाव या विकास। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, अब लिखिएगा, अगला टॉपिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। चलिए, इसको लिखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, द्वारा जारी किया गया। इसमें जो वियना है प्रथम रैंक पर है। दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है ये, दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। और ये चाहो तो लिख लेना ब्रैकेट में, लगातार तीसरे वर्ष। लगातार तीसरे वर्ष। ठीक है, सबसे निचले पायदान पे कराची और ढाका, सबसे निचले पायदान पे। ठीक है, इसमें 173 शहरों को शामिल किया गया था और इस 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रखा गया। इसमें शीर्ष 10 शहर लिख लीजिए तो पहले। शीर्ष 10 शहर, पहले नंबर पे वियना, वियना तो है ही है। दूसरे नंबर पर लिखिएगा कोपेनहेगन, स्कोर ब्रैकेट में लिख लेना 98.0। अब वियना का स्कोर लिख लो 98.4। फिर तीसरे नंबर पर ज्यूरिख, ज्यूरिख, ज्यूरिख। जी यस सर, सर। डेनमार्क। हाँ, तो डेनमार्क भी लिख लेना बगल में। ज्यूरी क्या बोले, ये ज्यूरिख, कहाँ है? ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। इसका स्कोर है 97.1। फिर आता है मेलबर्न, मेलबर्न कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, इसका स्कोर है 97। फिर है कैलगरी, कैलगरी कहाँ है? कनाडा, कनाडा, इसका है 96.8 स्कोर है। फिर आता है सिडनी, सिडनी ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है ये भी, इसका स्कोर है 96.6। फिर आएगा वैंकूवर, कनाडा, इसका भी कितना है? 96.6 है।
फिर ओसाका, ओसाका जापान में है, इसका स्कोर 96। और फिर आता है एक है ऑकलैंड, ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड का था। 96। ये 10 जो सबसे अधिक रहने योग्य शहर हैं ये वो हैं, ठीक है। अब जो 10 सबसे खराब स्थिति में सबसे कम रहने लायक शहर हैं उनके नाम लिख लीजिए। 10 सबसे कम रहने लायक जो शहर हैं उनके नाम लिखिएगा। सबसे कम रहने लायक, सबसे कम रहने लायक शहर लिखिएगा। कराकस, ये कहां पे है भाई? वेनेजुएला, इसका क्या स्कोर है? 44.9। कीव, कीव कहाँ है? यूक्रेन, यूक्रेन, इसका स्कोर कितना है? 44.5। फिर आता है पोर्ट मोरस्बी, ये कहाँ पे भाई? पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरस्बी पापुआ न्यू गिनी में है, इसका स्कोर है 44.1, ठीक है, 44.1। हरारे, हरारे जिम्बाब्वे, ये है 43.8, इसका स्कोर है। फिर आएगा ढाका, ढाका तो आपको बांग्लादेश में है अपने, और इसका स्कोर है 43, ठीक है। इसके बाद आएगा कराची, कराची आपको पड़ेगा पाकिस्तान में, इसका स्कोर कितना है? 42.2, ठीक है, 42.2 इसका स्कोर है। फिर आएगा लागोस, लागोस ये नाइजीरिया में है, इस 42.7 है पाकिस्तान का, कराची का स्कोर, ठीक है भाई, सॉरी 42.7 था, और लागोस का है 42.2, ठीक है। फिर आता है अल्जीयर्स, अल्जीयर्स ये कहाँ है? अल्जीरिया, अल्जीरिया, इसका स्कोर है 42। फिर आएगा त्रिपोली, त्रिपोली आपका पड़ता है लीबिया में, और इसका स्कोर है 40.1। और लास्ट में आएगा दमिश्क जो कि सीरिया में है, इसका स्कोर है 30.7, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं। अब भारत की भी बात कर ली जाए। इस 173 शहरों में, 173 शहरों में समग्र जीवन यापन स्कोर में, समग्र जीवन यापन स्कोर में औसतन स्कोर, औसतन स्कोर 76.1/100 हो गया है। सर जीवन यापन के बाद इसमें भारत के अभी 5 शहर शामिल हैं, भारत के 5 शहर इसमें हैं। 5 शहर कौन कौन से हैं वो लिख लीजिएगा। तो दिल्ली मुंबई एक साथ में है, सॉरी, दिल्ली मुंबई एक साथ हैं,
और इनका स्कोर है 60.0 और रैंक भी अगर लिखना चाहे 141 रैंक है इनकी। ठीक है। चेन्नई का स्कोर 59.9, अहमदाबाद का स्कोर 58.9, बेंगलुरु का स्कोर 58.7। ठीक है। अच्छा, लैटिन अमेरिका, इसमें लिखिएगा लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, इन्होंने किस मामले में उच्च स्कोर दर्ज किया है? तो लिख लीजिएगा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में उच्च स्कोर मिला है। शिक्षा में उच्च स्कोर मिला है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी याद रखना, ये जो उप सहारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है विश्व में सबसे कम रहने योग्य क्षेत्र में आता है। ठीक है। अकेले सबसे कम रहने योग्य क्षेत्र। ठीक है, ये लिख लेना। एक चीज और लिख लेना, एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में लिख लीजिए। रहने की क्षमता में मामूली सुधार, पूर्वी यूरोप में रहने की क्षमता नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में क्या है? सबसे ज्यादा उछाल। ठीक है। ठीक ना। एक चीज और लिख लीजिए, पश्चिमी यूरोप सबसे अधिक रहने योग्य क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप, वो भी 4 श्रेणियों में इसे मिला है। उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इसने। ठीक है। क्षेत्र की ही बात हो रही है तो पश्चिमी यूरोप सबसे अधिक है, तो दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। सबसे अधिक रहने योग्य क्षेत्र में दूसरा स्थान इसका है। ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए शिक्षा श्रेणी में प्रथम है। शिक्षा श्रेणी में अमेरिका प्रथम है। ओके, तो किसने जारी किया है ये आपको पता हो गया। तो 5 श्रेणी में स्थिरता कौन? ठीक है, स्थिरता है, स्वास्थ्य सेवा है, सर अमेरिका के बारे में दिखा रहे हैं 5 श्रेणी। नहीं बेटा, ये बता, मतलब ये जो 5 श्रेणियां हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के मामले में, इन 5 श्रेणियों के आधार पर उन शहरों को रैंकिंग दी गई है, उन क्षेत्रों को भी रैंकिंग दी गई है। ठीक है। कौन से क्षेत्र ने या किस देश ने किसमें स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा के मामले में किस मामले में किसने अच्छा प्रदर्शन किया है, किसने मामूली सुधार किया है, ये वो 5 श्रेणियां हैं।
ठीक है। जी सर। हाँ चलिए, संस्कृति और पर्यावरण हो गया, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, ये तो 5 श्रेणियों में हुआ ना, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है इतनी श्रेणियों और इतने संकेतकों के आधार पर जारी किया गया। तो 5 श्रेणियां हैं और 30 संकेतक हैं इसके, 30 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया, जारी किया गया। सर 30 संकेत। अब बात करेंगे हम डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर, ये कौन है? इनको अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। कहां पे इसका आयोजन किया गया? नेपाल में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो भारतीय दूतावास द्वारा, भारतीय दूतावास द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नाम क्या था जो आयोजन किया गया? उसका नाम था हिंदी संवाद कार्यक्रम, हिंदी संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी संवाद कार्यक्रम, अब इसमें जो एक विश्व हिंदी सम्मेलन था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? 2023 में आयोजन हुआ था और फिजी में आयोजित किया गया था। कब? 2023 में। और इनको 2023 में ही पुरस्कार मिल गया होता, लेकिन वो उस समय उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए वहां नहीं मिला, तो आपकी बात उनको नेपाल में मिला, ठीक है ना। एक चीज और लिख लीजिए, विश्व हिंदी सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला टॉपिक लिखिएगा, बायोप्लास्टिक पार्क। सर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आगे क्या लिखे थे? फिजी, फिजी, फिजी में आयोजित हुआ 2023 में, ठीक है। बायोप्लास्टिक पार्क कहां पर? लखीमपुर खीरी। ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल भी हो सकता है। सर हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। लखीमपुर खीरी में भी याद रखें तो कुंभी गांव है, हाँ सर कुंभी गाँव। कुंभी गांव, यहां पे स्थापित होगा ये। 2000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है ये लिख लो, ये जरूरी है। निर्माण कौन कर रहा है? बलरामपुर, सॉरी, शुगर मिल फर्म द्वारा, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? नोडल एजेंसी भी लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास
प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। इसको क्या नाम देते हैं? UPEIDA, यूपीडा, उपीडा, ठीक है, हो गया। ये क्या करेगा? तकनीकी विकास और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तकनीकी विकास और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। अभी बायोप्लास्टिक पार्क होता क्या भाई? ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पहले तो बायोप्लास्टिक क्या होता है ये लिख लो। पार्क नहीं, बायोप्लास्टिक क्या होता है लिखिएगा। एक प्रकार का, सॉरी, एक ऐसा प्लास्टिक जो मक्का, सूरजमुखी और चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। सर सामग्रियों से बनाया जाता है। सर ये तो बायोप्लास्टिक है ना, प्लास्टिक। मैं तो हाँ, सोची कोई इसीलिए प्लास्टिक। लिखो ना भाई। जिसके उपयोग से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही साथ पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों में भी किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा कौन है भाई? एंटोनियो कोस्टा कौन है? पहली बात तो लिख लो, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी क्या है ये? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए। किसकी जगह पर आएंगे? चार्ल्स मिशेल की जगह पर। और चार्ल्स मिशेल जो है ना, ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। चार्ल्स मिशेल बेल्जियम के रहने वाले हैं, ठीक है। कार्यभार संभालेंगे 1 अक्टूबर 2024 को। कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, ये जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं ना, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है। ये 2.5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ओके, ठीक है भाई, 2.5 वर्ष। यस सर। जी सर। हाँ, यूरोपीय परिषद के बारे में लिख लो फिर। ये क्या है? ईयू का शीर्ष निकाय, यूरोपीय यूनियन का शीर्ष निकाय है। पहली बात तो ये याद रखें। क्या करता है ये? ईयू का राजनीतिक एजेंडा तय करता है। सर EU लिखे हैं। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। हाँ, बैठक जो होती है ना इसकी, यूरोपीय परिषद की जो बैठक होती है, दो वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार होती है, सॉरी,
ठीक है, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। सॉरी, अब यूरोपीय संघ क्या है फिर? यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय देशों का समूह है। यूरोपीय देशों का समूह है। सर एजेंडा के बाद क्या लिखे हैं? एजेंडा तय करता है। 27 सदस्य हैं इसके। ये क्या करता है? आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकजुटता और समन्वय को बढ़ावा देता है। समन्वय को बढ़ावा देता है। सर स्क्रीन ही चली गई। बढ़ावा देगा ये यूरोपीय संघ के बीच में, है ना? आपस में ही करना। आपस में ही लिखिएगा। सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता, एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। हो गया? ठीक है, यस सर। ठीक है। आज का टॉपिक है रिम ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024। ठीक है? इसके बारे में याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है, ये याद रखना है। कहाँ पर हुआ? हवाई द्वीप में हुआ है। हवाई द्वीप में भी कहाँ हुआ है? पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर में ये अभ्यास आयोजित किया गया है। पर्ल हार्बर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और याद ये भी रखना है कि ये 29वां संस्करण है। 29वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। थीम क्या रही है? एकीकृत, एकजुट और मुस्तैद। ठीक है, इस समय लिखिएगा, इस दौरान कई संगोष्ठी, चर्चा, खेल प्रतियोगिता, पारस्परिक डेक दौरों का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो करीब 29 देशों ने भाग लिया। 29 देश हैं। 40 सतही जहाज हैं। 3 पनडुब्बी रही इसमें, 3 पनडुब्बी। 14 राष्ट्रीय थल सेना 14 राष्ट्रीय थल सेना मतलब अलग अलग राष्ट्रों की सेनाएं रही हैं, थल सेनाएं रही हैं। 150 से अधिक विमान रहे हैं और 25,000 से अधिक कर्मी भाग लिए थे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख सकते हैं, मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता की क्षमताओं को बढ़ाना और साझा विश्वास का निर्माण करना है।
सर आपसी और क्या बोले? आपसी सहभागिता की क्षमताओं को बढ़ाना तथा साझा विश्वास का निर्माण करना। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? भारत की ओर से लिखिएगा। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात सर स्वदेशी क्या बोले? दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात स्वदेशी जहाज आईएनएस शिवालिक शामिल हुआ। ठीक है। क्या लिखे थे? 25,000 से अधिक क्या कर्मी? हाँ 25,000 से अधिक कर्मी भाग लिए। जी। अगला लिखिएगा मनोज कुमार सिंह। अगला टॉपिक, ये कौन है? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए। नए मुख्य सचिव बनाए गए। नए मुख्य सचिव बनाए गए कौन है ये? आईएएस है भाई। ध्यान रखना। इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लिया। दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान की जगह लेंगे। ये जो आईएएस है ना 1988 बैच के हैं। ओके, और मूल रूप से ये झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नहीं सर। ठीक है। तब चलिए, एक टॉपिक है एनिमल टैक्सोनॉमी समिट। एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 कहाँ पर हुआ ये? कलकत्ता में, कोलकाता में। किसने किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुआ। लिखिएगा इस कार्यक्रम में भारत द्वारा तैयार जीव जंतुओं की सूची की जानकारी दी गई। कितने शामिल हुए? 1,04,561 प्रजाति को शामिल किया गया। और ऐसी कोई सूची तैयार करने वाला भारत पहला देश बन गया। ठीक है, लिख लीजिएगा, ऐसी सूची तैयार करने वाला भारत पहला देश बन गया। ठीक है। इस समय एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल, नाम क्या था उसका? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। ये एक पोर्टल है, इसमें इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसमें भारत में पाए जाने जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सबको इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके,
ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हम सब कल पढ़ चुके हैं, है ना, पिछले वाले में पढ़े हैं। अच्छा, इसकी 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिनके आधार पे रिपोर्ट निकाली गई, इंडेक्स निकाला गया? इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, अनन्या स्क्रिप्ट है क्या? इंटेलिजेंस यूनिट लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं EIU, लिखिएगा। यह आर्थिक व्यावसायिक शोध, आर्थिक व्यावसायिक शोध, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान और विश्लेषण के लिए, और विश्लेषण के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में एक और चीज। दुनिया भर की कंपनियों, दुनिया भर की कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और शैक्षणिक संगठनों के लिए, शैक्षणिक संगठनों के लिए सटीक और निष्पक्ष जानकारी, सटीक और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध करा। सर एजेंसियों के बाद क्या बोले? एक और पॉइंट, यह द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की, यह द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस शाखा के रूप में, शाखा के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विश्व मामलों पर विश्लेषण का प्रमुख स्रोत है। हो गया। अगला टॉपिक है गवाह संरक्षण योजना। क्या है ये, क्यों शुरू किया गया? बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए। किसने शुरू किया है? असम सरकार ने शुरू किया है, असम सरकार द्वारा। अगला पॉइंट लिखिएगा, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी। इसमें क्या होगा ना कि कोई भी जो गवाह होगा वो किसी भी मामले में गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से जो निर्धारित प्रपत्र होगा उसमें गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। सीधे सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक ना। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति है
स्थायी समिति है, ये बात याद रखनी है। सक्षम प्राधिकारी कौन है? एक स्थायी समिति है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जिले में पुलिस प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट, सर रिपीट कर दीजिए, क्या बोले हैं सर? जिले में पुलिस प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एडीसी के पद से नीचे का कोई अधिकारी सदस्य होगा तथा जिले में अभियोजन प्रमुख, इसके सदस्य सचिव। लिखिएगा, खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। उपरोक्त के लिए एक राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण, उपरोक्त के लिए राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण और गवाह संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा। हो गया? लिखिएगा आगे, निम्न सुरक्षा उपाय शामिल हैं। कौन कौन से सुरक्षा उपाय हैं इसमें? बंद कमरे में सुनवाई, गवाहों के घर पर सुरक्षा उपकरण लगाना, ठीक है, गवाहों के घरों के आसपास, घरों के पास कड़ी सुरक्षा और गश्त, निवास का अस्थायी परिवर्तन, अगला पॉइंट लिखिएगा, अदालत तक लाने और ले जाने के लिए अनुरक्षण, अगला पॉइंट, सुनवाई की तिथि पर सरकारी परिवहन का प्रावधान। हो गया? अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्टील ग्लैड रोड सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय स्टील ग्लैड रोड सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। लिखिएगा, डॉक्टर वी के सारस्वत, डॉक्टर वी के सारस्वत, ये कौन भाई?
नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, लिखिएगा। ने ने सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के स्लैग है ये, सॉरी ये स्लैग है भाई, ठीक है। स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सर क्या बोले? स्टील स्लैग के उपयोग हेलो और प्रसंस्करण के लिए इसका उपयोग करके क्या किया जाएगा? देखिए, इसका उपयोग करके क्या करेंगे कि सड़क नेटवर्क का निर्माण कर लिया जाएगा। रख रखाव के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनको अगर अपनाया जाता है तो लागत में बचत भी आएगी, पर्यावरणीय प्रभाव में भी कमी आ जाएगी, सड़क के प्रदर्शन में भी सुधार हो जाएगा। ठीक है, जी सर। लाभ लिख लीजिए फिर। सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव के लिए दिशा निर्देश को अपनाने से लागत बचत पर्यावरणीय प्रभाव में कमी और सड़क प्रदर्शन में सुधार। हो गया। सर स्टील स्लैग क्या है? स्टील स्लैग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड हजीरा सूरत में बनाई गई। अगला टॉपिक है रवि अग्रवाल। कौन है ये? नहीं, सीबीडीटी नहीं, केंद्रीय, अरे है तो सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। ओके, नितिन गुप्ता का जगह लिए हैं ये। कब तक इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल है 2025 तक। ऐसे ही अभी जो हम एक वो नहीं बता रहे थे, ये मनोज कुमार सिंह वाला, इनका भी कार्यकाल लिख लीजिए 2025 तक। ठीक है, सीबीडीटी क्या है भाई? लिखिएगा इसके बारे में। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है। 19 सर एक बार 63 बोल।
यह भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। जिनकी नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा से की जाती है। हो गया। प्रोजेक्ट 76 किसके द्वारा शुरू किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। क्यों शुरू किया गया है? स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास करने के लिए। सर पनडुब्बी की बात क्या बोले? कि डिजाइन और विकास के लिए। हो गया। ठीक है, लिखिएगा। जी सर। इसके तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो देश की पहली पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर काम कर रही है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इसके तहत 12 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। हो गया। आगे लिखिएगा। जिसमें इन पनडुब्बियों में स्वदेशी हथियार नियंत्रण प्रणाली और लिथियम आयन बैटरी सहित सबसे उन्नत विशेषताएं शामिल हैं। ठीक है, सबसे उन्नत विशेषताएं शामिल हैं। उद्देश्य लिख लीजिएगा इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पनडुब्बी जी सर। डिजाइन के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माता पर निर्भरता को कम करना। अगला टॉपिक है विश्व खेल पत्रकार दिवस। सॉरी,
पत्रकार दिवस। कब मनाया जाता है? पहली बात तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? लिखिएगा। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना तथा खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना। ये खेल पत्रकारिता क्या होती है, इसके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये खेल की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बस। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए। यह खेल की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खेल के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ साथ खेल और खिलाड़ी के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है, जिसका महत्व खेल की रिपोर्टिंग से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा, सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर ये क्या है भाई? लिखिएगा, नारियल की भूसी से उत्पादित सक्रिय कार्बन का उपयोग कर केरल के शोधकर्ताओं ने
पर्यावरण अनुकूल इसका विकास किया है। ठीक है, हो गया। हो गया सर। एक टॉपिक लिख लो तो, परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लाभ क्या क्या लाभ होंगे ये लिख लीजिए, पॉइंट में लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। कार्बन उत्सर्जन में कमी, पहली चीज। दूसरा लाभ प्रदूषण नियंत्रण। तीसरा बेहतर लॉजिस्टिक प्रबंधन। चौथा कामकाज की बेहतर परिस्थिति। पांचवा सड़क पर गाड़ियों की संख्या में कमी। छठवां ऊर्जा बचत और सातवां नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति में तेजी। भारत की प्रतिबद्धता क्या है नेट जीरो के मामले में कि 2070 तक हमको ये काम पूरा कर लेना है, नेट जीरो, है ना। जी सर। तो ये चीज हमें याद रखनी है इसमें। ठीक है, सिंधु जल संधि वैसे ये बहुत पहले हुई है, सिंधु जल संधि 1960 में करीब हुई थी, लेकिन ये चर्चा में अभी रही है। और चर्चा में क्यों रही है, लिख सकते हैं, इस संधि के तहत शामिल नदियों पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए सर स्थापित के बाद क्या था? स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए 5 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को किश्तवाड़ भेजा गया। ठीक है, सिंधु जल संधि क्या है लिख लो फिर। सिंधु जल संधि क्या है, विश्व बैंक की मध्यस्थता के चलते भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कराची में 1960 में किया गया। क्या है ये संधि कैसी है, तो लिख लीजिए सिंधु सतलज व्यास रावी
चिनाब और झेलम के जल उपयोग पर सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करना, है ना। प्रावधान क्या थे इसके? प्रावधान क्या थे? लिखिएगा। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों कौन सी? सिंधु भी है और बाकी ये 5, तो सिंधु नदी प्रणाली में ये सारी नदियां आ जाएंगी, है ना। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत पाकिस्तान में विभाजित करना, भारत पाकिस्तान में विभाजित किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत द्वारा गैर उपभोग्य कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अप्रतिबंधित भारत कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को, ये जो 3 नदियां हैं ना, इन पे जगह अगर है तो ऐसे ब्रैकेट में करके पश्चिमी लिख लेना। पाकिस्तान को क्या किया गया? तो जबकि तीन पूर्वी नदी रावी, व्यास, सतलज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। ठीक है, हो गया। ये सतलज के बाद क्या? मतलब 80%, मतलब कहने का है, आप चाहे तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 80% पाकिस्तान, ऐसे पाक, और 20% भारत के पास, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा स्थायी सिंधु आयोग। स्थायी सिंधु आयोग लिखिएगा। इस संधि के तहत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा, जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी। ठीक है, अब लिखिए विवाद समाधान तंत्र। विवाद समाधान तंत्र क्या है भाई? अब देखिए, ये 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराता है। 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र। अब ये क्या है भाई?
अब ये जो 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि दोनों पक्षों के जो प्रश्न होंगे, दोनों पक्षों की तरफ से जो भी प्रश्न होंगे, उनको हल करने का काम किसका होगा? स्थायी सिंधु आयोग का। ठीक है, उन प्रश्नों को हल करने का काम स्थायी सिंधु आयोग का रहेगा। मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं, या तो ये काम स्थायी सिंधु आयोग सॉल्व करे ये वाला सवाल इन लोगों का, या फिर कोई अंतर सरकारी स्तर पर भी इस प्रश्न का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी मतभेद हुआ, जल बंटवारे का जो भी मतभेद होगा, जो भी मतभेद होगा, उसके लिए एक तटस्थ, वो तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा सुलझाया जाएगा, जिसका गठन विश्व बैंक करेगा। अब ये जो तटस्थ मत विशेषज्ञ है, लिखिएगा इनके बारे में। तटस्थ विशेषज्ञ की अपील को, तटस्थ विशेषज्ञ की अपील को विश्व बैंक द्वारा स्थापित मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा स्थापित न्यायालय में भेजा जा सकता है। मध्यस्थता न्यायालय, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है। अच्छा, ये जो निरीक्षण करने आए हैं, वो किनका 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 निरीक्षण होने वाला है? हाँ जी बोलिए, निरीक्षण किसका होना है ये भी लिख लीजिए। निरीक्षण में रतले जल विद्युत परियोजना, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब पर है, जम्मू कश्मीर में है, JNK में है। दूसरा है पाकलदुल, पाकलदुल और लोअर कलनई, लोअर कलनई, पाकलदुल और लोअर कलनई, ये कहां पे है? अब जो लोअर कलनई है, ये तो भाई चिनाब नदी पे है, ये तो चिनाब पर है। एक मिनट। तो लोअर कलनई कहां पे है? चिनाब पर है। जबकि पाकलदुल कहां है? ये भी जल विद्युत परियोजना है, पाकलदुल भी जल विद्युत परियोजना है, याद रखना। और ये है मरुसुदर, मरुसुदर नदी पर। अब मरुसुदर नदी कहां क्या है? ये चिनाब की सहायक है, चिनाब की सहायक है, ये इस पर बना हुआ है। एक और है, एक तो ये हो गया, एक ये इधर हो गया, एक यहां पे लिख लीजिएगा, किशन गंगा, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। पहली बात तो याद रखो कि ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है, रन ऑफ द रिवर परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, अब ये किस नदी पर है? किशन गंगा नदी पर है, किशन गंगा नदी पर है। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। जरूरत है तो रन ऑफ द रिवर परियोजना, किशन गंगा नदी, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। आपत्ति क्या है पाकिस्तान को? लेकिन आपत्ति उसको यह है कि अगर मान लीजिए किशन गंगा नदी पर ऐसी कोई परियोजना स्टार्ट होती है तो किशन गंगा के जल का प्रवाह जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए किशन गंगा में 2013 के हेग स्थित
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय निर्णय के अनुसार, निर्णय के अनुसार अनुसार भारत कुछ शर्तों के साथ, भारत कुछ शर्तों के साथ संपूर्ण जल प्रवाह को मोड़ सकता है। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण जल प्रवाह को मोड़ सकता है। ठीक है, अब लिखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहां होता है? तिब्बत के मानसरोवर से। लिखिएगा। पहली बात तो ये, हाँ ये ठीक है, लिख लीजिए मानसरोवर झील से निकल रही है, झील इसका उद्गम है। अच्छा, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपोटा, सांगपू, अरे ना, सेंगगे चू। एमायुंगडू, लिखो सेंगगे चू, सेंगगे चू बोलते हैं। और एक चीज और याद रखना, ये लायन नदी। प्रमुख सहायक नदियां लिख लीजिएगा। पहले इसी बारे में लिख लो, थोड़ा सा इसी बारे में लिखो। लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश कर, लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश कर गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचने से पहले, गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। बाएं किनारे की सहायक नदी, सर प्रवेश के बाद क्या बोले? जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। बाएं किनारे की सहायक नदी लिख लो। लिखिएगा जस्कर, जस्कर, पंजनाद, पंजनाद, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सोन और सुरु, सुरु। ये बाएं किनारे की नदियां हैं। दाहिने किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? फिर दाएं किनारे की लिख लो, दाएं किनारे की। सर सोन के बाद क्या? सुरु, सुरु। दाएं किनारे वाली नदी लिख लो भाई। स्यो, स्यो, गिलगित, हुंजा, हुंजा, स्वात, कुन्नार, काबुल, 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 काबुल भी तो है ना। और एक है कुर्रम, कुर्रम, सर हुंजा लिखे। हुंजा लिखे हैं, कुर्रम। और हुंजा के बाद हुंजा के बाद कुन्नार, क से कबूतर है, कुन्नार। ठीक है, सर जरूरत नहीं है कि ये जो अपनी सिंधु नदी है, सबका पानी को इकट्ठा करती है और लेकर जाती है कराची, और कराची के पास में ही वो अरब सागर में गिर जाती है, जहां पर वो एक डेल्टा का निर्माण भी करती है। ये बात हम बताए हैं आपको, है ना। कराची के पास डेल्टा का निर्माण करती है अरब कराची सागर। के पूरब से सर। हाँ, कराची के पूर्व में। मिठानकोट सर ना। नहीं, ठीक है। अब देखिए इनकी, जैसे झेलम है, रावी है, ब्यास, चिनाब, सतलज, ये नदियां हैं, ये कहाँ किससे मिल रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पर किससे मिल रही हैं। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए झेलम। सर ये चिनाब से मिलती है भारत के बाहर। झेलम है
तो झेलम निकल रही है बेरीनाग से, बेरीनाग झरना का नाम सुना होगा, वहां से निकल रही है। और ये मिलती है चिनाब से, चिनाब से मिलेगी, कहां पर मिलेगी भाई? त्रिम्मू, त्रिम्मू एक जगह है और ये है पाकिस्तान में अपने। चलिए, दूसरी है चिनाब। चिनाब, चिनाब कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रा। चंद्रभागा नाम सुना होगा, चंद्र प्लस भागा, ये दो धाराएं जब मिलती हैं तब बनती है चिनाब, है ना। ये कहां मिलेगी? इस सतलज से मिलती है ना। झेलम और रावी का पानी लेकर जब ये आगे बढ़ती है तो मिठान कोट के पास जाकर मिल जाती है ना। क्या बता रहे थे? हाँ, सतलज से मिलती है। कहां पर मिलती भाई? मिठान कोट। चलो तब यही लिख लो, सतलज से मिलती है, ठीक है, ये लिख लो। झेलम और रावी का पानी लेके साथ में हाँ, झेलम और रावी का पानी साथ में लेके निकलेगी और सतलज से जाके मिलेगी, ठीक है। अब आती है रावी नदी। रावी कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, रंगपुर में मिलती है चिनाब से। रंगपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर आती है ब्यास। ब्यास रोहतांग दर्रा, हर के बैराज। हर के बैराज में किससे मिलेगी? सतलज से मिलेगी। इन्हीं दोनों के संगम से इंदिरा नहर निकाली गई है ना। फिर आएगी अपनी सतलज, सतलज नदी है। राकस ताल, इसी को राक्षस ताल भी कहते हैं, ठीक है। ये मिलेगी सिंधु नदी से, ये मिलेगी मीठन कोट में, मीठन कोट या मिठान कोट जो भी बोलो। ये लोग जहां मिल रही हैं ये पंजनद है, सॉरी पंजनद जगह है, वहां पर मिल रही होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो हो गया। तो 1975 का आपातकाल है ना, संविधान जी। का भाग 18 है, अनुच्छेद 352, 356, 360। क्या प्रक्रिया है इनकी, कब कब ये इनको घोषणा कब की जाती है, इनकी समय सीमा क्या है, सारी चीज़ें हम सब पढ़े ही हैं। अभी ये चर्चा में रहा है, तो चर्चा में क्यों रहा है? तो प्रधानमंत्री द्वारा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध करने वाले पुरुष, महिला या फिर बोल सकते हैं लोगों को जी। श्रद्धांजलि अर्पित की है, अर्पित की, ठीक है। कब हुआ था? ये 25 जून को हुआ था भाई, 25 जून 1975 को, मतलब 49वीं वर्षगांठ है, 49वीं वर्षगांठ है इसकी, ठीक है। 25 जून 2024, 25 जून 2024 49वीं वर्षगांठ इसकी रही है, ठीक है। राष्ट्रीय विरोध करे थे वो लोग, क्या शहीद भी हो गई थी क्या? ये हमें ध्यान रखना है। अब बात ये आती है ना कि ये जो आपातकाल होता है, आपातकाल है क्या आखिर? सभी प्रकार की जो परिस्थिति के हिसाब से लगाई जाती है क्या? परिस्थिति होता है राष्ट्रीय, सरकार को असाधारण परिस्थितियों में, ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में मतलब इस असाधारण परिस्थितियों में भी सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिए आपात का उपबंध किया जाता है,
ठीक है। अब वो जो असाधारण परिस्थितियां होती हैं वो आपातकाल है। असाधारण परिस्थितियां युद्ध भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, या कोई और भी संकट आ सकता है, जैसे देश की स्थिरता का मामला हो, उसकी सुरक्षा का मामला हो, संप्रभुता का भी मामला हो, या भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने का कोई ऐसा पैदा करने की स्थिति हो, ठीक है ना, वो आपातकाल है। संविधान या कानून के अंतर्गत संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करते हुए जो सरकार को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकट, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित तथा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में रिपीट कर दीजिए। भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कालीन प्रावधान जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। वीमर संविधान, या इसको बोले तो वाइमर भी बोलते हैं, यहां से लिया गया है। अब जो हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है 352 से 360 तक किया गया है। जैसे अगर हम बोले आर्टिकल 352 में क्या है? सीधे सीधे आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, ठीक ना। 353 में फिर क्या है? 353 में क्या है? आपातकाल की घोषणा का प्रभाव क्या होगा, ये 353 में दिया गया है। 354 में फिर क्या दिया गया है? आर्टिकल 354 में क्या है फिर? इसमें देखें तो आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व वितरण से संबंधित राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग इसके तहत है। फिर बात आती है अनुच्छेद 355 क्या है, फिर आर्टिकल 355 क्या है? अगर इसमें देखें तो इसमें सीधे सीधे दिया गया था बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदला भी गया, सशस्त्र विद्रोह के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया था, है ना। तो बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अशांति, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ब्रैकेट में लिखिएगा 44वें संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। इसमें है से राज्यों की रक्षा करना फिर से हट गया। संघ का कर्तव्य,
ठीक है ना। संघ का कर्तव्य आर्टिकल 355 में बताया गया है। अब है 356। आर्टिकल 356 में क्या है? 356 में देखें, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान, है ना। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आर्टिकल 356। तो 357 में क्या कहा गया है? 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत, उद्घोषणा के तहत विधायी शक्ति का प्रयोग, विधायी शक्तियों का प्रयोग। एक चीज हमको ये पता होना चाहिए कि जब आर्टिकल 356 का यूज करके राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जाता है, उस स्थिति में ये जरूरी तो बिल्कुल नहीं है कि राज्य की विधायिका को भंग कर दिया जाए, है ना। राज्य की विधायिका को भंग करना जरूरी नहीं है, बल्कि बताए थे आप। मंत्रिपरिषद जो है राज्य की, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है, उसको भंग किया जा सकता है। किया नहीं जा सकता, वो हो जाएगी, वो अनिवार्य है, वो तो होना है। लेकिन विधायिका को भंग नहीं की, विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है ना, अनिवार्य नहीं है। अगर विधायिका को भंग भी करना है, राज्य की विधानसभा को भंग भी करना है, उसमें संसद की अनुमति की जरूरत पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि उस दिन 356। बताया हाँ, था तो ये चीज आपको, होगा इसलिए। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है। 358 में क्या है फिर? 358 में है कि आपातकाल अगर लागू है तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है ना, अनुच्छेद 358 के तहत। और वहीं पे अनुच्छेद 359 की अगर बात करें तो बाकी बचे हुए जो मूलाधिकार होंगे उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है ना? अब आता है 360। 360 में क्या प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी लागू नहीं है। इनकी घोषणाओं से संबंधित बात करें तो जैसे जो 352 है, उसे उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए, तब तो ये जारी हो पाएगा, नहीं तो फिर समाप्त हो जाएगा, है ना। और अनंत काल तक जी इसको बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6-6 महीने पर इसको अनुमोदन मिलते रहना चाहिए। यही एक बात, बार में 1 साल, फिर जी 6 महीने का। ठीक है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ये पता भी है। एक बार में तो 6 महीना बनेगा ना, 6 महीना एक बार में 6 महीना, फिर 6 महीना पूरेगा, फिर 6 या उससे ज्यादा। नहीं, 6 महीना ही। तो एक बार बढ़ाएगा तो 6 महीना बढ़ाएगा। वहीं पर जब 356 की बात आती है तो अनुच्छेद 356 को के अनुमोदन को उद्घोषणा के 2 महीना के अंदर अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। उद्घोषणा के 2 महीना के अंदर अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए इसको, ठीक है। ये अधिकतम कितने साल के लिए हो सकता है? तो 3 साल के लिए हो सकता है। प्रत्येक 6 महीना में भाई अनुमोदन इसको भी मिलते रहना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति शासन के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, और इसके पहले 1 महीना बोले। और वित्तीय आपातकाल के लिए भी 2 महीने का अनुमोदन चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। जी ये चीजें हैं इसमें। अब आपातकाल मतलब भारतीय संविधान में भी जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के ही हैं, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है उसे राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, है ना, उसके कई सारे नाम हैं। फिर तीसरा हमने पहले पढ़ा रखा है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, है ना। और जो आपका ये 358 और 359 है, ये आपातकाल के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की व्याख्या करते हैं। 358 भी और 359 भी। 358 के तहत सिर्फ आर्टिकल 19 का निलंबन होगा। 359 के तहत देखेंगे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूलाधिकार हैं उन सब का निलंबन कर दिया जाता है,
ठीक है ना, जी सर। है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए कोई भी लगा है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है। तो अब ये आपातकाल कोई भी होगा, मान लीजिए इसी दौरान क्या हुआ, उद्घोषणा के दौरान ही लोकसभा भंग हो जाती है। तब क्या प्रावधान है? तब प्रावधान ये है कि लोकसभा के पुनर्गठन के बाद क्या किया जाएगा भाई, पहली बैठक अनुमोदित के किया। पहली बैठक के 30 दिन के पहली बैठक के 30 दिन तक जो भी कानून व्यवस्था रहेगी वो जारी रहेगी। ये बातें हम सब पढ़ रखे हैं। हम्म, अगर मान लीजिए उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन के अंदर तक जो आपातकाल के दौरान कानून नियम जो कुछ भी लागू किए गए रहे होंगे वो पहली बैठक के 30 दिन तक जारी रहेंगे। जी सर। अच्छा, दूसरी एक चीज ये भी है कि बता रहे थे कि आपातकाल की घोषणा को वापस लेते समय क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति को एक नई घोषणा के साथ ही इस पुरानी वाली घोषणा को समाप्त कर देना होगा। उसके लिए इसमें इसमें संसद से कोई अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा शर्त ये है कि संसद क्या करेगी, उसमें एक संकल्प मतलब लिखित हस्ताक्षर सहित लेख अध्यक्ष को सौंप देगी, है ना, है ना। संसद अच्छा। लगा बता रहे थे कि राष्ट्रपति किसी भी दूसरी घोषणा के साथ ही किसी भी समय जिसमें संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती है आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है जो 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान भी किया गया था, वो प्रावधान ये था कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर को क्या करेंगे, लिखित नोटिस दे देंगे और उस लिखित नोटिस के 14 दिन के अंदर अंदर फिर क्या हो जाएगा, ये आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। ये आपातकाल जो लगता है वो जरूरी नहीं कि पूरे देश पे ही लगे, वो देश के किसी एक क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है, किसी एक हिस्से पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जी। हाँ, और याद रखना इस बात को, ठीक है ना। और ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो पूरे देश में लगाना चाहते हैं या फिर किसी एक विशेष क्षेत्र पर लगाना चाहते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में भी बताए थे कि 38वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान था 1975 के तहत। प्रावधान ये था ये जो आपातकाल है ये न्यायिक समीक्षा से परे है, परे मतलब बाहर है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 78 में प्रावधान किया गया और 38वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया। प्रावधान ये हुआ कि न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, बात समझे? समझ में आ गया। हाँ, अगर मान लीजिए अतार्किक पाया गया, अन्यथा आधार पर पाया गया, दुर्भावना के आधार तर्क विरुद्ध पाया जाता है ऐसे मामले में, ठीक है। और इसके अलावा न्याय उचित सिद्ध करने के लिए जो तर्क सम्मत कारण होंगे वो सौंपने की जिम्मेदारी मतलब प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो केंद्र की होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती है, जो अभी बता रहे थे कि राज्य की विधानसभा को भंग करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर देते हैं। ये तो पहले भी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो राज्य आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है वो 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत उसका यूज किया जाता है ना। एक तो 356 है और दूसरा कौन सा है, आर्टिकल 365 है ना, जी। कि राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से आपातकाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 356 के संबंध में कई सारी सिफारिशें आई हैं। 356 के संबंध में जो सिफारिशें आई हैं, एक तो कुंची आयोग बनाया गया, ठीक है। कुंची आयोग जो बना, इसमें क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की थी इन्होंने, ठीक है ना। 355 356 तक जो भी आपातकालीन प्रावधान है उनको स्थानीय बनाने की सिफारिश की।
और इन्होंने ये भी, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक जिला या जिले के कुछ हिस्सों में लागू हो सके। बात समझे? तो पुंछी आयोग की ये सिफारिश रही है। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान को 3 महीना से अधिक समय तक नहीं चलने देना चाहिए। पुंछी आयोग की सिफारिश रही है कि जो ये प्रावधान रहेगा वो 3 महीना से अधिक नहीं। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली थी कि ये जो है ना, इसको स्थानीय बनाया जाए, है ना, स्थानीय बनाने की सिफारिश की। बात समझे? जी। फिर जहाँ पे लगेगा वहीं पे इसको लगाया जाएगा। सरकारी आयोग, मान लीजिए सरकारी आयोग जो आया, अब सरकारी आयोग का क्या मामला है? सरकारी आयोग जो था ये 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने और सुधारने के लिए अंतिम उपाय है। इन्होंने अनुच्छेद 356 को इस तरह से वर्णित किया है कि जो 356 है वो राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने तथा सुधारने के लिए अंतिम उपाय है। उन्होंने ऐसा बताया। इसका जो प्रयोग हो रहा है वो केवल राजनीतिक संकट के दौरान होना चाहिए, आंतरिक विद्रोह के दौरान, भौतिक टूट-फूट के दौरान, केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जाए। इन्होंने ये वाली सिफारिश की। ठीक है? इसमें राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि भाषण दस्तावेज होनी चाहिए। राज्यपाल की जो एक रिपोर्ट है वो एक भाषण दस्तावेज होनी चाहिए तथा इसका व्यापक प्रचार भी किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिश रही है। इन्हीं की सिफारिश रही है कि राज्यपाल को विधानसभा को भंग किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिए। ये सरकारी आयोग की सिफारिश रही है। ठीक है ना? जी। ये बात हमें इसमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, कितनी बार लगाया गया आज अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में? कितनी बार लगा? तो 3 बार लगा। 3 बार। एक बार 62 में लगा 62 में, आक्रमण के आधार पे, 71 में लगा बाह्य आक्रमण के आधार पे, है ना, और 1975 से 77 तक लगाया गया था, है ना। ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था। इसी आपातकाल के बाद जे.सी. शाह आयोग का गठन किया गया, है ना, जी। इसके कारणों की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें इतना सब कुछ याद रखना होगा। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अच्छा, एक चीज और नहीं बताए, जैसे जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लोकसभा है उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो 5 साल से अतिरिक्त होगा वो, है ना। ये पढ़ाई हाँ, हाँ, बताइए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। फिर